मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी हेमा थी। मैं मालिक की बेटी हेमा का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अरब चले गए। अब बस उनकी बेटी हेमा और मैं घर पर अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को हेमा जी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम मोहन है और मैं बिहार के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मुंबई आ गया और कोई काम न मिलने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। फिर होटल में रहता था। वहाँ बहुत सारे लड़के थे। वहाँ पर एक लड़के से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दिया और उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी। मैं जिस घर में नौकरी करता था उस घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब दोस्त ने काम के लिए मुझे इस घर में भेजा तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ मैं उसे कॉलेज छोड़ता और कॉलेज से वापस घर लाता था। अक्सर शाम को हेमा जी अपने दोस्तों के यहाँ जाती थी तो उसे ले जाने और ले आने का काम भी मेरा ही था। एक गाँव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी हेमा जी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी हेमा जी एक हसीन और बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़रें झुकाकर उनसे बातें करता था। मेरे लिए तो मालिक भगवान के समान थे, जिन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया और नौकरी दी। मैं अपने मालिक का एहसानमंद था। उसने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा इज्जत करता था क्योंकि वो दोनों भी बहुत अच्छे थे। हेमा जी रास्ते में मुझसे बातें करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं उनको सर हिलाने के अलावा और कोई जवाब नहीं देता था। वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। हेमा जी मालिक की लाडली बेटी थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेते थे। हेमा जी ने एक दिन नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीदकर दे दी। हेमा जी मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम मुझे हेमा जी मत कहो, तुम सिर्फ मुझे हेमा कहो, और देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। वो बातों ही बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती थी, हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती रहती थी। मैं हमेशा अपने हद में रहता था। हेमा जी जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद लिया करती थी कि यह उसकी शादी के लिए मेरी तरफ से ये सारे तोहफे हैं। मैं उनके व्यवहार से वाकिफ था। वह बहुत चंचल थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही हेमा एक दिन मेरे किरदार पर अंगुली उठाएगी। एक लड़के से छोटी सी उम्र में ही हेमा की मंगनी हो गई थी। हेमा गाड़ी में अक्सर ये फ़ोन में अपने दोस्तों से बातें करते रहती थी, जिसमें उसके पति का भी कहीं ना कहीं नाम आता था, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता था। अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन ये मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अरब में रहते थे उनकी हालत बहुत ही खराब थी और वो आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। हेमा की एग्ज़ाम होने की वजह से मजबूरन ही मालिक ने अपनी इकलौती बेटी को घर पर छोड़ दिया। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि मैं हेमा को कॉलेज ले जाने का पूरा काम ईमानदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 4 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था मैंने कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा है। मालिक और मालकिन 3 महीने के लिए चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा।
कुछ ही दिन बाद मेरी बड़ी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। मैं हेमा को कॉलेज छोड़कर पास के एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर चला जाता था। वहाँ बैठकर काम सीखता कि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के यहाँ से 7 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्दी से जल्दी मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसा जमा करके गांव भिजवा सकूं। जितना दिन तक मालिक अरब में थे इतना दिन तक मुझे ज़्यादा काम नहीं होता था। मुझे बहुत ही जल्दी फुर्सत मिल जाती थी क्योंकि हेमा ज़्यादातर घर में ही रहती थी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास हेमा का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास गया। वो कहने लगी शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात को इस वक्त में मेरे घर का अंदर जाना अच्छा नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में हेमा को अकेला छोड़ नहीं सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उसके साथ ही रहा और उसका ख्याल रखता रहा। बुखार में वह तप रही थी और मैं रात भर उसके पास बैठा रहा। सुबह तक उसकी हालत बहुत बेहतर हुई थी। मैं वापस अपने क्वार्टर पर चला गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद हेमा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी थी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 2 हफ्ते अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 3 महीने के बाद दोनों घर वापस आ गए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरी कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाया, मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। हेमा ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और अब वह प्रेग्नेंट है, और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। मैं हैरानी से हेमा को देखे जा रहा था। वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैं तो हेमा को बहुत ही सीधी साधी और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर अंगुली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे। हेमा अपनी झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वह अस्पताल ले जाने की बजाय मेरे साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल डलवाने का फैसला किया था, पर लेकिन हेमा ने उन्हें रोक दिया। हेमा ने अपने पापा से कहा कि ऐसा करने से उसकी इज्जत पर बात आ जाएगी। हेमा के पापा मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम हेमा से कुछ महीने के लिए शादी करना होगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर तुम इस घर को छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है ऐसा करने से हेमा की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। हेमा का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम हेमा को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम हेमा को वापस ले आएंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और हेमा ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राजी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए
पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने हेमा से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवाकर अपने गांव ले आया। हेमा बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उनसे कोई बात नहीं की। गांव में मेरी माँ और घर वाले हेमा को देखकर हैरान रह गए। जब मैं अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। तेरा शादी को लेकर मैं कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन फिर हेमा को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। हेमा बहुत खूबसूरत लड़की थी। इतनी प्यारी और कम उम्र में उसे देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह हेमा को मेरे कमरे में ले आई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो हेमा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई परी सी लग रही थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी पत्नी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इज्जत इसी ने तार तार कर दी है। मैं इसके पास बिस्तर पर आकर बैठा। वो डर की वजह से कांपने लगी और मेरे कदमों पर बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही खुश और चंचल पाया था। हेमा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती की पूरी तरह एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया है, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाह से हेमा को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह गई है। तुम अपने गुनाह को मेरे सर पर थोपकर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि अपनी शादी में आए हुए औरत के साथ कोई जाति करूँ। इसलिए तुम इस घर में आसानी से रह सकती हो, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से चली जाना। तुम पूरी तरह आज़ाद हो। मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं हेमा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बैठाते हुए कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन तभी हेमा के शब्द ने मेरे कदमों को रोक दिया। वह कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे यह इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैं आपको आपके मालिक के नज़रों में गिराई हूँ, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दी है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। हेमा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर हेमा का चेहरा देखने लगा। उसमें मासूमियत छाई हुई थी। उस वक्त 19 साल की मासूम सी लड़की जो ना जाने किस हालत में थी। हेमा ने कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पापा ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पापा ने यह सब कुछ बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। हेमा ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए हुए बेंच में बैठ गई। हेमा धीमे आवाज़ में अपनी सच्चाई बता रही थी। मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। हेमा कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन से ही उसके साथ मांगा था। उनके दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छी है, इसलिए मेरे पापा ने मेरी मंगनी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मेरे मंगेतर रोहन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। रोहन के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं टोकते थे। जैसे जैसे रोहन बड़ा होते जा रहा था,
वो बिगड़ता जा रहा था। हेमा बताने लगी कि जब उसके माँ बाप अरब गए हुए थे तो रोहन ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आ गया और हेमा के साथ बदतमीजी करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके खुद को बचा लिया। जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे उस दिन पहले ही रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेमा के साथ गलत करने की कोशिश की थी और उसी डर की वजह से उसे बुखार लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रोहन उसके अकेलापन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में ना घुस जाए। इसलिए उसी रात मुझे फ़ोन करके अपने कमरे पर बैठा रखा था। हेमा रोहन से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने मम्मी पापा के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने पापा को बतलाई। मालिक ने रोहन के पापा से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए, जब हेमा से शादी करनी ही है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रोहन के पिता ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि रोहन नौजवान है और जज्बात में आकर ऐसा करता है, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, क्या हेमा अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। हेमा कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला किया है, क्योंकि रोहन का इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा है। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे पापा ने जैसे ही रोहन के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो रोहन धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ कह दिया कि वह मुझे छोड़ेगा नहीं। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तभी उन्होंने तुम्हें बाहर गाड़ी साफ करते हुए देखे। मैंने पापा को यह भी बताया कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को यह पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और रोहन से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन रोहन मेरी शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके दोस्त ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वे इज्जतदार लोग थे। ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा तुम्हें पहले ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया तो वह क्या करेंगे, इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा की तरकीब कामयाब हो गई और जब तुम्हें इस शहर में कोई ठिकाना नहीं मिला तो तुम खुद पापा के घर वापस चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपनी तकलीफ़ दूर कर दी। पापा ने मुझे विदा करके हम लोगों को गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले के ही दिन से तुम्हें कहने लगे थे कि तुम बिल्कुल ही लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैं अपने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारे अच्छाई की गवाही देती हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर देना। हेमा की आंखों में आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप की बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने हेमा को अपने सीने से लगा लिया। वह बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। हमारी शादी की रस्में हो रही थी तो हेमा के मम्मी पापा दोनों खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि
कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो नशेबाज और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। यह बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत आ जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते। आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं है कि किसी भी बरकिरदार शख्स के साथ उसकी शादी कर दे, या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।